नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज है सोमवार का दिन। आज होता है सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है रबी फसलों की कटाई, गहाई एवं उसके अवशेष प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों की जैसा कि आप सब जानते हैं कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो मैं फ़ोन नंबर आपको जल्दी से बता देती हूँ और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-040। तो आप हमें इस नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं और रबी फसलों की कटाई, गहाई एवं अवशेष प्रबंधन पर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं। डॉक्टर दिलीप जाट कृषि वैज्ञानिक हैं, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE नवी बाग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, बसंती बयार है, फागुन का महीना है और साथ में रबी फसलों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो अगर हम फसल कटाई की बात अगर हम करते हैं तो क्या स्थिति है खेतों की अभी? अभी आप देखेंगे कि जैसे फसल कटाई का ये जो समय चल रहा है जी। तो कई हिस्सों में कटाई शुरू हो चुकी है, बिल्कुल। कुछ हिस्सों में अभी होना बाकी है। जी। तो यह एकदम उपयुक्त समय है जिसमें हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो प्रायः जो कटाई का काम है वो मजदूरों द्वारा किया जाता है, जी। जिसमें काफ़ी अधिक समय भी लगता है जी। और लागत भी आती है। तो इस काम को थोड़ा आसान करने के लिए हम कई प्रकार के कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अब जैसे देखा जाए कि जैसे हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, उसी तरह से हमारी खेती में भी कई विविधताएं हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की फसलें होती है, जलवायु अलग अलग तरह की है। कुछ फसलें ऐसी है जिनको हमें जमीन में से खोद कर निकालना होता है, कुछ को जमीन के ऊपर से कटाई की जाती है, कुछ फसलें ऐसी है जिनको बागानी फसलें जिनको हमें तोड़ना पड़ता है। तो इनके लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र विकसित किए गए हैं, परंतु ये यंत्र जो है अलग अलग इनके पावर सोर्स होते हैं। अगर किसान भाई चाहे, छोटे किसान है, मध्यम किसान है, तो वो फसल कटाई के यंत्र जैसे हंसिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उनसे थोड़े बड़े किसान हैं, वो चाहें तो पावर टिलर चलित कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे वर्टिकल कन्वेयर रिपर होता है। और अगर और भी बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर चलित यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें मुख्यतः वर्टिकल कन्वेयर रिपर होता है और अन्य यंत्र भी है, स्वचालित यंत्र है जिसके माध्यम से वो फसल को काट कर उसको बांध भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम गेहूं और धान की फसलों को काटने और बांधने की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से यंत्र हैं जो इनमें हमारे किसान भाइयों के लिए उपयोगी हो सकते हैं? जी, अगर हमें गेहूं की फसल को काटना है और काट के अगर बांधना है, प्राय जो मशीनें मार्केट में उपलब्ध है उनसे सिर्फ गेहूं की कटाई होती है, परंतु अब इस तरह के यंत्र भी आ गए हैं जिनको हम काट कर उनको बांध भी सकते हैं। तो इसके लिए स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रिपर कंबाइंडर होता है। यही यंत्र अगर आप स्वचालित ना लें तो किसान भाई चाहें तो ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रिपर कंबाइंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पावर टिलर चलित भी होता है। जिस प्रकार के किसान है, बड़े किसान है तो उनके लिए ट्रैक्टर चलित उपकरण उपलब्ध है, छोटे किसानों के लिए पावर टिलर चलित है। या कोई किसान अगर चाहे ट्रैक्टर का इस्तेमाल ना करे, उनको चाहिए कि वो स्वचालित यंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैक्टर के माध्यम से गेहूं की कटाई हो रही है। जी, ये ट्रैक्टर पर एक अटैचमेंट है जो कि वर्टिकल कन्वेयर रिपर कंबाइंडर है। इसके माध्यम से गेहूं कटने के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये गेहूं के गट्ठर बना के उनको साइड में रखते भी बांध रहे हैं। जी 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 जी। तो इस प्रकार का ये यंत्र है, इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। इसकी लागत तकरीबन 2 लाख के आसपास होती है। ये लेकिन डॉक्टर साहब हम देख सकते हैं कि इसमें एक ट्रैक्टर कई किसानों का काम आसान कर रहा है। जी हाँ जी। इसका उपयोग अगर कोई किसान भाई ये यंत्र नहीं खरीद पाए तो वो दूसरे किसान किराए पर, कई किसान ऐसे हैं जो ये यंत्र खरीद के किराए पर चलाते हैं, तो उनके माध्यम से भी वो अपने खेत में कटाई का काम बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो बड़े किसानों की बात हो गई सर, बहुत बड़े खेतों की बात हो गई है। लेकिन हमारे जो मझौले हैं या मध्यम या छोटे किसान हैं, वो अगर यंत्रों का उपयोग करना चाहते हैं तो वो कैसे अपने काम को आसान कर सकते? डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे चर्चा जारी रखेंगे। हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जब फसल की कटाई करते हैं तो हम कैसे पहचान करें कि हमारा गेहूँ कटने योग्य हो गया कि नहीं हो गया, और कटाई के बाद हमें उसमें कौन सी सावधानी बरते? थ्रेसर काट रहे हैं, ट्रैक्टर से काट रहे हैं, कंबाइन से काट रहे हैं, जिससे हमारी जो धन हानि या जन हानि या फसल हानि न होने पाए, और जो अवशेष हमारे बचते हैं उनको खेतों में किस प्रकार से गजब करें? अगर हम
उसको जला देते हैं तो उससे भारी नुकसान होता है, जीवाणु मर जाते हैं, मिट्टी की पत्तियां हमारी जल जाती है। तो उसको भी हमको बचाना, तो उसको हम किस प्रकार से उसमें जगत करें जिससे वो हमारी खाद भी मिल जाए, जिससे फसल हमारी समय पे बुवाई भी हो जाए। जी, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि आप कैसे पहचान करें कि गेहूं कटाई की स्थिति में है या नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गेहूं जब सूखता है तो पीलापन आ जाता है उसमें, तो उसमें आप चाहे तो उसके डंठल को तोड़ के एक बार देख सकते हैं। अगर वो आसानी से टूट रहा है मतलब आप गेहूं पूर्णतः कटाई की स्थिति में है। अब इसके बाद आपको यंत्रों के उपयोग के समय जो सावधानी बरतना है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जब भी थ्रेशर या इस तरह का मशीन को चलाएं तो आप ढीले कपड़े पहन के उनके पास में खड़े ना रहें, क्योंकि उस समय दुर्घटना की काफ़ी संभावनाएं होती है। आप हमेशा इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जब आप मशीन चला रहे हैं तो वो किसी समतल जगह पर रखी हुई हो, तो उससे क्या होगा कि वो संचालन में किसी की तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा आप समय पर उसको ऑयल या ग्रीस या जितने भी मूविंग पार्ट्स है मशीन के, उनको ऑयल या ग्रीस लगाइए, और जितने भी मूविंग पार्ट्स है उनको ये भी ध्यान रखें कि वो अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं कि नहीं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अवशेष प्रबंधन पे बात कर रहे थे ये। अवशेष प्रबंधन के यंत्रों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप एक्स्ट्रा रिपर, जैसे आपने कंबाइन हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग की है, गेहूं की कटाई की है, उसके बाद जो पुआल उपलब्ध है उसको आप एक्स्ट्रा रिपर के माध्यम से भूसे में बदल सकते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा और भी यंत्र है, जैसे बेलर एक यंत्र होता है, बेलर का उपयोग करके आप उस पुआल से बेल बना सकते हैं, जो कि काफ़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में एक बेल बनता है, जिसका उपयोग आप लंबे समय तक बाद में भी कर सकते हैं। तो ऐसे और भी यंत्र उपलब्ध है जिनके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, तब आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई देख सकते हैं कि किस तरह गेहूं की कटाई हो रही है। इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएं हमारे किसान भाइयों को। गेहूं की कटाई के लिए यहाँ पे जो आप यंत्र देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल कन्वेयर रीपर है। इसके माध्यम से आप गेहूं की आसानी से कटाई कर सकते हैं। जैसे ये आप स्थिति देख रहे होंगे कि गेहूं बिल्कुल पूरी तरीके से सूखा है और ये कंबाइन हार्वेस्टर से उसमें कटाई की जा रही है। आगे आप रील देख पा रहे होंगे जो कि गेहूं को कटर बार की तरफ खींचता है, जिससे कि गेहूं आसानी से कट कर उस हार्वेस्टर के माध्यम से एक थ्रेशिंग सिलेंडर के अंदर जाता है, जहां पर गेहूं भूसे से पृथक हो जाता है। भूसा और पुआल जो होता है आपका वो फील्ड में गिर जाता है, और जितना भी गेहूं है आपका, जो दाने हैं वो आपके स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको आप बाद में अलग कर सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे काम एक बार में हो जाते हैं। जी जी। तो वही हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो किस तरह इन मशीनों का उपयोग करें, क्योंकि बड़े खेतों में तो ये उपयुक्त हैं, छोटे खेतों में तो इनका उपयोग नहीं हो पाएगा। क्या इसके लिए समाधान है? इसके लिए प्राय जैसे किसान भाई सबसे पहले तो हंसिया का इस्तेमाल करते हैं गेहूं की कटाई के लिए, परंतु जो हंसिया वो उपयोग में लाते हैं वो पुराना हंसिया है जिसमें प्लेन दांते बने होते हैं। आजकल उनकी जगह पे सेरेटेड दांतेदार हंसिया आने लगे हैं। आपने जैसे कि किचन में भी देखा होगा, आप पहले जो चाकू आप इस्तेमाल में करते थे वो प्लेन सिंपल होता था, परंतु उसमें आजकल सेरेशन बने हुए होते हैं, तो उसको चलाना आसान होता है। उससे क्या होता है, आप लंबे समय तक भी आप उपयोग में लाएंगे तो उसमें धार बनी रहती है। तो उसी तरीके से वो एक उन्नत हंसिया जो होता है सेरेशन वाला, उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा ब्रश कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। ये यंत्र जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा रीपर है, जो कि हमारे किसान भाई भी प्रश्न पूछ रहे थे कि हम किस तरह से ये पुआल का प्रबंधन करें। तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा रीपर है। कंबाइन हार्वेस्टर चलने के बाद जितना भी अवशेष फील्ड में रहता है उसको इकट्ठा करके ये भूसे में बदल देता है। उस भूसे को इसके ऊपर एक ट्रॉली माउंट है, उसमें इकट्ठा करके जब ट्रॉली पूरी भर जाएगी तो आप इसको खाली कर सकते हैं। ये भूसा हम सीधा जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, हमने तो फसलों की बात कर ली है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी हैं हमारी रबी की जो जड़ और कंद वाली होती हैं। क्या इनमें हार्वेस्टिंग के उपयोग हो सकता है क्या? इनकी हार्वेस्टिंग के लिए ये जो आप मशीनें अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, ये सब जमीन के ऊपर जो फसलें होती है उनकी कटाई के लिए होती है। परंतु जिन फसलों को हमें जमीन में से खोद कर निकालना होता है, जैसे लहसुन है, प्याज है, मूंगफली है, आलू है, तो इन फसलों को जमीन में से जब खोद के निकालना तो उसके लिए जो हार्वेस्टर होती है उसकी संरचना थोड़ी अलग होती है। अच्छा। उसमें एक ब्लेड लगी होती है जो पहले जमीन में जाकर फसल को जहां तक वो फसल है उसके नीचे से खोदते हुए लेके आएगी। जब वो लेकर आएगी उसके बाद क्या होगा, मिट्टी को उस फसल से हमें पृथक करना पड़ता है। तो उसमें एक कन्वेयर यूनिट होती है जो कि मिट्टी को फसल से अलग करेगी, उसके बाद वो पीछे जाके उसको गिरा देती है। तो जहां पर एक लाइन में आसानी से आप वहां से उस फसलों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यंत्र उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बागवानी की बात करें तो उद्यानिकी फसलें भी महत्वपूर्ण हैं, उनमें किस तरह के यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है? उद्यानिकी फसलें में जैसे कि अमरूद हुआ या संतरा या आम, इन फसलों में अगर हमें कटाई करना हो या फलों को तोड़ना हो, इनकी ऊंचाई काफी अधिक होती है। इनको सामान्य
मशीनों की तुलना में इसके लिए जो मशीन बनी होती है वो एक प्लेटफॉर्म टाइप की यूनिट होती है। जी बिल्कुल। जहाँ पे ड्राइवर एक बॉक्स में खड़ा होता है, वो जहाँ पर फल जितनी ऊंचाई पर है, तो उस ऊंचाई पर वो कंट्रोल सिस्टम को ऑपरेट करते हुए वहां तक जा सकता है। अच्छा अच्छा। जैसे ही वहां पर पहुंचेगा वो फल को तोड़ के वहीं पर इकट्ठा कर सकता है, रख लेगा। जी हाँ। तो इस तरीके से वो इस प्रकार का एक स्वचालित प्लेटफॉर्म होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये टमाटर वगैरह इस तरह की जो फसलें हैं उनके ऊपर अभी अनुसंधान चल रहे हैं, जिसमें कि स्वचालित मशीनें आएगी जो ऑटोमेटिक आपका जहाँ पर फल लगा है उसको डिटेक्ट करके उसको ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग करेगी। इस तरह की मशीनों पे अभी अनुसंधान चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई जरूर इस बात का इंतजार करेंगे कि और अच्छे उन्नत जो कटाई के हैं और यंत्र हैं उन्हें मिलेंगे। हम गहाई की अगर हम बात करें तो गहाई भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, कटाई के बाद उनका संरक्षण भी जरूरी है। गहाई में कौन कौन से यंत्र हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं? गहाई की अगर बात करें तो परंपरागत तरीके से सबसे पहले गहाई की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि वो पहले जैसे गेहूं को काटा उसका बंडल बनाया, बंडल बनाकर हम उसको हाथ से जमीन पर पटकते हैं तो उससे उसके दाने अलग होते हैं। तो पहले तो इस तरीके से होती है, परंतु जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती गई उसके बाद बेल से चलने वाली मशीनें आई। जैसे कई किसान भाई अभी बेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वो धान को जमीन पर बिछा के उसके ऊपर बेलों को चलाते हैं, मशीनों को चलाते हैं, तो दाने उससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद पेड़ से चलने वाली मशीनें आई, जिसमें कि स्पाइक टूथ टाइप का एक मैकेनिज्म होता है, पेड़ से फुट से वो ऑपरेट जब करते हैं तो उसके दाने अलग हो जाते हैं। परंतु आजकल आप देख पा रहे होंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर भी हमारे पास है, मल्टीक्रॉप थ्रेशर भी है, जिसमें एक से अधिक आप फसलों की गहाई कर सकते हैं। तो इस तरह के कई उन्नत यंत्र आ गए हैं। अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक मोटर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास अन्य कोई सोर्स है तो उसका इस्तेमाल करके आप इन यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के यंत्र है जो कि उपलब्ध है मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। गहाई के यंत्र भी बहुत हैं, तो हमारे किसान भाई उनका उपयोग करके भी श्रम बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं, समय तो बचता ही बचता है। मिलेट फसलों की गहाई के लिए कौन कौन से यंत्र हैं? मिलेट फसलों की बात की जाए जैसे कि रागी है, सामा है, कोदो, कुटकी है, इनका प्रचलन आजकल काफी बढ़ रहा है क्योंकि इसमें काफी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इन यंत्रों की गहाई में क्या होता है कि इनकी खेती सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा की जाती है, जिनके पास या तो ट्रैक्टर नहीं होगा या इस प्रकार के कोई यंत्र नहीं होगा, तो उनके लिए विद्युत मोटर चलित छोटी एक यूनिट होती है। इसमें आज मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एक ड्रम होता है जो कि जो भी फसल आप उसके हॉपर से डालेंगे तो वो उसके भूसे को अलग कर देगा, दाने को अलग कर देगा। तो इस प्रकार की कम हॉर्स पावर की, कम कीमत की मशीनें उपलब्ध है जो कि मिलेट की खेती करने वाले किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इसके प्रशिक्षण की, तो इनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है क्या? इसके प्रशिक्षण के लिए आप अलग अलग जिलों में अगर देखेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर आप भोपाल में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय है जो जिसके माध्यम से आप इन मशीनों को सब्सिडी में भी खरीद सकते हैं, साथ ही वो ट्रेनिंग भी इनकी करवाते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भी है। इसके अलावा हर ब्लॉक लेवल पर आत्मा के तहत जो जितने अधिकारी हैं वो इन किसानों का परिभ्रमण भी करवाते हैं, अलग अलग सेंटर पे ले जाके। तो वहाँ पर भी किसान इन यंत्रों की जानकारी ले सकते हैं, इनके संचालन के बारे में। बिल्कुल। हमारे एक और किसान हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रदीप उपाध्याय जी हैं सिवनी मालवा से। जी आप अपना प्रश्न कीजिए, स्वागत है आपका। आपसे निवेदन है कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हमारा प्रश्न ये है मैडम कि सर से पूछ के बताइएगा कि हमारी गेहूं की फसल। बोलिए, आवाज आ रही है। हमारा ये विनम्र निवेदन है कि सर से ये पूछ के बताइएगा कि हमको नई क्रॉप जो बोना है मूंग की, उसमें अभी जो हमको गहरी जुताई करना है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करें जिसमें हमारी क्रॉप बेस्ट तैयार हो। जी आप गहरी जुताई के यंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी फसल कटाई के बाद आप अगर गहरी जुताई करना चाहते हैं तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल के बाद आपको 15 से 20 दिन तक आपको खेत को खाली छोड़ना है। छोड़ने के बाद जब उसके ढेले बड़े होते हैं वो धीरे धीरे धूप लगने से टूटने लगते हैं। उसके बाद आप कल्टीवेटर को 2 बार खेत में चलाइए, अगर जरूरत पड़े तो 1 बार रोटावेटर चलाइए, जिससे कि आपकी मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, सजीव फोन इन कार्यक्रम। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें आज हमारा विषय है रबी फसलों की कटाई गहाई एवं अवशेष प्रबंधन। हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं और हमारे फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0755-266-0049 और 1800-233-0040। आप स्क्रीन पे भी नंबर देख सकते हैं और आप हमको फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सही तरीके से फसल की कटाई गहाई के लिए अगर मशीनों का उपयोग करना है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करें, समायोजन किस तरह हमारे किसान भाई करें? जी, मशीन को अगर आपको चलाना है तो उसके सही तरीके से उसका समायोजन होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर हम थ्रेशर की बात करें तो थ्रेशर में सबसे पहले जैसे हमने हॉपर में पुआल को डाला या फसल को डाला तो उसके बाद वो थ्रेशिंग सिलेंडर तक जाती है। तो जब थ्रेशिंग सिलेंडर में भूसा और दाने का पृथक्करण होता है तो वहां पर थ्रेशिंग सिलेंडर और एक कॉन्केव होता है, उनके बीच का सही गैप एडजस्ट होना काफी जरूरी है। बिल्कुल। अगर वो गैप प्रॉपर मेंटेन होगा तो आपकी सही तरीके से गाई होगी। तो वहां पर किसान भाइयों को वो एडजस्टमेंट सही तरीके से करना है। अब वो एडजस्टमेंट किस फसल के लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको जो भी थ्रेशर जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ऑपरेटर मैनुअल आपको मिलता है जिसमें कि ये सारी जानकारियां दी गई होती है कि आपको किस फसल के लिए कितना एडजस्टमेंट करना है, कितनी दूरी वो रखना है। इसके बाद वो सिलेंडर की जो स्पीड होती है, अगर वो अधिक गति से घूमेगा तो वो दानों को नुकसान पहुंचाएगा, अधिक से अधिक दानों को तोड़ेगा। तो उसके लिए उसकी स्पीड भी हमें उस तरीके से मेंटेन करना है जितना कि हमें ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। उसके बाद जब ये पृथक्करण होने के बाद जब वो जालियों के थ्रू निकलता है, बिल्कुल हमारे किसान भाई देख सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी हाँ, ये थ्रेशर में आप देख पा रहे हैं कि इसमें नीचे जाली लगी हुई है। जब वो वहां पर भूसा अलग होता है वो फैन के साथ बाहर गिर जाता है और जो दाने निकल रहे हैं वो अलग अलग जालियों से उसके अलग अलग कैटेगरी का सीड बनता है। बिल्कुल। तो किस साइज का हम जाली का चयन करें, ये भी एक समायोजन बिल्कुल जरूरी है, करना है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिनका किसान भाई ध्यान रखें और समायोजित करें। बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यंत्रों का अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्या ना करें जी? जैसे कि मशीनों में जब सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं किसान भाई कि जब वो थ्रेशर में पुआल डाल रहे हैं तो वहां पर हाथ से वो धक्का देते हैं। जी। तो ये दुर्घटना होने के काफी इसमें संभावनाएं होती है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि BIS के कुछ मानक है, उनके आधार पर हॉपर की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये फिक्स है। तो किसान भाई सबसे पहले तो ये ध्यान में रखे जो मशीन वो खरीद रहे हैं वो उन मानकों को पूर्ण कर पा रही है कि नहीं। तो वो उसी तरह की मशीन खरीदे, उसमें हाथ से धक्का न दे। आप चाहें तो लकड़ी या कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करें। कई किसान भाई क्या करते हैं कि अगर वो मशीन धीरे चल रही है या वो उतनी गाय नहीं कर पा रही है तो उसको पैर से भी धक्का देने लगते हैं। तो ये गलतियां किसान भाई बिल्कुल ना करें। और मशीन को समतल जगह पर, जैसे कि किसान भाई पहले भी जानना चाह रहे थे, उनको भी हमने बताया कि अगर आप समतल जगह पर रखेंगे तो मशीन प्रॉपर काम कर पाएगी। दूसरा, जब भूसा उससे निकल रहा है तो आप हवा की दिशा का विशेष ध्यान रखें। कई बार क्या होता है जब मशीन चल रही है तो जो काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर भूसा आता है, तो हवा की दिशा में हो ताकि भूसा उड़ते हुए कहीं और जाए, वो आपके ऊपर ना आए। और किसी आपका ट्रैक्टर या अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर चलित है तो उनके तारों का ध्यान रखें कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उनके आसपास ना हो। और भी चीजें आप देखें कि जो स्किल्ड वर्कर, एक जुगाड़ की वाली बात होती है वो भी कभी ना करें कि अगर कुछ टूट गया है तो उसमें कुछ बांध दिया कर दिया तो उससे दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह की चीजों को ना करें किसान भाई, इनका विशेष ध्यान रखें। और जैसे कि हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक, खासकर तार, इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाली जो मशीन है तो विद्युत के तार क्या खेत पर हर जगह ये सोर्स उपलब्ध नहीं हो, काफी दूर से तार लगा के लाते हैं। तो वो तारों का भी ध्यान रखें और जो लोग ये काम अच्छे से जानते हैं उन्हीं से काम करवाएं, प्रशिक्षित लोगों से अपना काम करवाएं, है ना? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि क्या नहीं करना है, क्योंकि आप कृषि अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता रखते हैं। तो कटाई गहाई के जो तकनीकी अनुसंधान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कुछ और प्रोसेस हो रहा है?
अभी तकनीकी अनुसंधान का जो विषय है, सबसे पहले तो जैसे पेट्रोल डीजल आप देख रहे होंगे, जी। जितने भी ट्रैक्टर और मशीनें चलने वाली है सभी डीजल से चलने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल। क्योंकि खेत पर आप ट्रैक्टर देख रहे हैं तो डीजल से चल रहा है, तो ये एक आपको एडिशनल कॉस्ट आपका लग रहा है। तो इसको कम करने के लिए आजकल कुछ मशीनें बनाई जा रही है जो कि बैटरी से चलित हैं। बिल्कुल। तो बैटरी से आप मार्केट में भी देख पा रहे होंगे, बैटरी चलित जी। आने लगे हैं मशीनें, या फिर वाहन आने लगे हैं। तो इस तरह के अनुसंधान है। जैसे कटाई की बात करें तो कटाई में बैटरी से चलने वाला रीपर बनाए जा रहे हैं, जी। जिनसे कि आप एक बार चार्ज करें और 4 से 5 घंटे तक कटाई करें। और आजकल थोड़ा और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पे काम हो रहा है बिल्कुल। कि क्या है कि जैसे जैसे मजदूरों की कमी होती जा रही है खेती में, कृषि कार्यों के लिए, तो उसके लिए कुछ इस तरह की मशीनें विकसित की जा रही है जो कि ऑटोमेटिक वो काम कर सके। जैसे फलों को तोड़ना है तो वो जाके डिटेक्ट करे कि फल कहाँ पे लगा हुआ है, उसको ऑटोमेटिक तोड़ के लिए सुरक्षित भी लाए। बिल्कुल। और जैसे हमें खरपतवार को हटाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए भी वो डिटेक्ट करे कि फसल कहाँ पर है और खरपतवार कहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक उसमें वीडिंग करे। तो इस तरह की अनुसंधान हमें मतलब ऑटोमेटिक जो है स्वचालित यंत्रों पे अभी काम चल रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन बहुत आवश्यक है सर। हमारे बहुत सारे किसान भाई नरवाई जलाते हैं, नरवाई कैसे प्रबंधन करें आप बताएं। जी, नरवाई जैसे किसान भाई अगर जलाते हैं तो उसके नुकसान तो ये है, एक तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। अगर आप हर बार उसको जलाएंगे तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक तत्व जो उपस्थित है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो किसान भाई क्या करें कि उसको जलाने की बजाय कोशिश करें कि उसको मिट्टी में मिलाएं। जी। उसको अगर मिट्टी में मिलाएंगे तो क्या होगा, जो कार्बनिक तत्व है मिट्टी के बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि अगर 4-5 साल तक किसान भाई ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर उन्हें इतने अधिक फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता ना पड़े अपनी जमीन में। मृदा स्वास्थ्य का सुधार होगा। जी, मृदा स्वास्थ्य का भी सुधार होगा और उनके और इनपुट्स जो हैं वो कम लगेंगे। अभी इससे किसान भाई लाभ कैसे ले सकते हैं? जैसे कि अगर देखेंगे कि 1 हेक्टेयर में अगर गेहूं का उत्पादन अगर 50 क्विंटल होता है तो तकरीबन 50 क्विंटल उससे भूसा भी निकलता है। जी, जी। तो अगर किसान भाई चाहें तो उस अवशेष को भूसे में बदल कर मशीनों के माध्यम से, अगर मार्केट में आप जैसे गेहूं 20 रुपए किलो के रेट से अगर बेच रहे हैं तो भूसा भी 8 से 10 रुपए किलो के रेट में बिकता है। तो जिस फसल के लिए आप 4 महीने मेहनत करके उसका अन्न आप अनाज तो बेच देते हैं, परंतु भूसे को जला के उसकी आधी कमाई को भी आप वहीं पे नष्ट कर रहे हैं। तो किसान भाई इसको बचाकर उससे और लाभ कमा। जी जी, बिल्कुल सही बात कहा है आपने। और जिस तरह हमें धरती माता उपज देती है तो जो ऊपर का भाग है वो आम इंसानों के लिए है, बीच का भाग है वो जानवरों के लिए है, और जो जड़ का भाग है वो धरती के लिए। तो वो धरती को सौंपना जरूरी है। फसल अवशेष प्रबंधन में यंत्रों की भी आवश्यकता होती है, क्या भूमिका निभा सकते हैं यंत्र? कृषि यंत्रों से, जैसे कि पहले कृषि यंत्र नहीं हुआ करते थे तब खेती का रकबा भी काफी सीमित था। जी बिल्कुल। जैसे जैसे यंत्रों का विकास हुआ, यंत्र उपलब्ध हुए, खेती बड़े क्षेत्रफल में की जाने लगी। उसी तरीके से अगर फसल अवशेष के यंत्र हमारे पास नहीं होंगे तो किसानों के पास उनको जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये यंत्र विकसित किए गए हैं। इन यंत्रों को जैसे जैसे किसान भाई इस्तेमाल करते जाएंगे तो जैसे कि हमने बताया कि इनसे लाभ है, आपको 1 किलो अगर अवशेष को भूसे में कन्वर्ट करना है तो 1 से 1.5 रुपए की लागत आती है। बिल्कुल। तो इस लागत से आप उस भूसे की वैल्यू 8 से 10 रुपए किलो में आप आसानी से बेच सकते हैं। बिल्कुल। तो यंत्र उपलब्ध है, किसान भाई चाहें तो इन यंत्रों को खरीदें। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसके लिए सरकार की स्कीम भी है कस्टम वायरिंग के माध्यम से, जहाँ पे उनको 40 से 50% का अनुदान है इस पर। तो वो अनुदान का लाभ लेकर भी किसान भाई इन यंत्रों को खरीद किराए से भी ले सकते हैं, किराए से भी चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फसल अवशेष प्रबंधन की जिस तरह आपने बात की है, भूमिका की, तो कौन कौन से हैं वो यंत्र? कंबाइन, जैसे सबसे पहले क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर से अगर आपने गेहूं की कटाई की है किसी फसल की तो काफी अवशेष जमीन में ही रह जाता है। तो उस अवशेष को कंबाइन में ही एक अटैचमेंट आता है SMS, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या करेगा कि जो आपने जितना भी अवशेष है उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके उसको फैला देगा। जी बिल्कुल। फैलाने पर क्या होगा कि आपकी जमीन की वो नमी भी बने रहेगी और वो अवशेष बड़ी आसानी से मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। दूसरा एक यंत्र होता है स्ट्रा रीपर। स्ट्रा रीपर से आप क्या करेंगे कि जो अवशेष कंबाइन से हार्वेस्टिंग के बाद बचे हैं तो स्ट्रा रीपर चलाकर आप खेत में से वो अवशेष उठाकर भूसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस भूसे को फिर आसानी से जानवरों को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको उन अवशेष को उसी समय भूसे में कन्वर्ट नहीं करना है तो उसके लिए एक बेलर, एक यंत्र होता है जो कि उस भूसे को कंप्रेस करके छोटे उसके बेल बनाता है, जिससे क्या होता है कि आपको संग्रहण में भी सुविधा होती है। आप अवशेषों को अगर किसी स्थान पर रखने जाएंगे उसकी बजाय अगर आप कंप्रेस बेल रखेंगे तो उतनी जगह में आप 10 गुना ज़्यादा अवशेष रख सकते हैं। तो उसके लिए बेलर एक यंत्र है। इसके अलावा और भी यंत्र है, जैसे कि एक मल्चर होता है। अगर कुछ किसान भाई जिनको भूसे की आवश्यकता नहीं है
तो वो चाहे तो फील्ड में ही उसको हार्वेस्टिंग के बाद जो अवशेष बचा है ट्रैक्टर चालित यंत्रों को चलाए, उसको वहीं पे मिक्स करके रख दे। जैसे कई बार देखा होगा मक्का में मक्का की हार्वेस्टिंग के बाद काफी डंठल फील्ड में बच जाता है, तो वहाँ मल्चर के इस्तेमाल से हम उस सारे डंठल को तोड़ के मिट्टी के ऊपर बिखेर सकते हैं, बाद में रोटावेटर चला के उसको आसानी से मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कृषि यंत्र है जिनका उपयोग किसान भाई करें अवशेष प्रबंधन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जीरो टिलेज जो पद्धति है वो भी काफी प्रचलित है, लोकप्रिय है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जीरो टिलेज तकनीक जैसे कि सबसे ज्यादा किसान भाइयों को जो आवश्यकता होती है कृषि कार्य में, तो फील्ड को तैयार करने में, भूमि को तैयार करने में आपको लगभग 30% आपका टोटल जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है उसका 30% हिस्सा सिर्फ भूमि को तैयार करने में जाता है। तो जीरो टिलेज तकनीक में क्या होता है कि आप फील्ड की जुताई किए बिना क्रॉप अवशेष जो पिछली क्रॉप के बचे हैं उसको उसी में रहने दें, उसी कंडीशन में आप मशीन से सीधे बुआई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी की नमी भी बनी रहेगी, अवशेष अगर उसके ऊपर है वो अगर जमीन में मिक्स होता है तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाएगा। तो जीरो टिलेज जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 बातें हमें ध्यान में रखना है। एक तो हमें उसको मिट्टी को कवर करके रखना है अवशेषों से, दूसरी बात हमें ये करना है क्रॉप रोटेशन। एक बार हमने जो फसल लगाई है उसको अगली बार दूसरी फसल लगाए, ऐसे फसलें बदलते रहें। तो ये उसका मुख्य सिद्धांत है। अब इसके लिए यंत्रों की अगर बात करें तो जीरो टिलेज एक जीरो टिल ड्रिल होती है। अच्छा। जो कि आपके अवशेष कम अवशेष अगर फील्ड में है तो तब आप जीरो टिल ड्रिल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप सीधी बुआई कर सकते हैं बिना मिट्टी को जोते। उसके बाद एक हैप्पी सीडर होता है, जब आपके अवशेष ज्यादा है तो उनको हैप्पी सीडर के माध्यम से हम अवशेष को अच्छे से काट कर उसी समय बुआई करते हैं और जितने भी अवशेष है उनको फिर से उसके ऊपर बिखेर देते हैं। तो इस प्रकार से हैप्पी सीडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई। ये इस प्रकार के यंत्र है जिनको जीरो टिलेज तकनीक में उपयोग में। बिल्कुल, आप कृषि अभियांत्रिकी विशेषज्ञ हैं, तो आप यंत्रों की जानकारी और बताएं हमारे किसान भाइयों को प्रशिक्षण कहाँ से वो सही तरीके से ले सकते हैं, ये भी बताएं, शॉर्ट में बताएं। किसान भाइयों को अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना है तो उसके लिए केवी के सबसे बढ़िया हर जिले में है, तो वहाँ पर जाए, उनसे संपर्क में रहे, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के संपर्क में रहे, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी इसका प्रशिक्षण लिया। बिल्कुल, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।